गुड मॉर्निंग। एलोम का डिस्कशन कर रहे थे अपन, लॉज ऑफ मोशन। कहाँ तक डिस्कस किया था? कहाँ तक डिस्कस किया था यार? क्वेश्चन नंबर 1 to 1 to 24 क्या डिस्कस किया था? सर बोलो क्या है क्वेश्चन नंबर 25? सर क्या वो जो सर? लास्ट क्लास में जो थ्री थ्री क्वेश्चन है ना, मुझे उसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। मैं आपसे अभी पूछूं या एंड में पूछूं? तो उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा लास्ट क्वेश्चन, जब डाउट डिस्कशन ही है? डाउट को नहीं सर, डिस्कस कर रहे पूछा हैं। था। आई हैव डाउट इन दैट स्टडी। कौन सा क्वेश्चन है? सर जो 8 क्वेश्चन है ना, उसमें आपने बोला था कि टाइम dt होगा तो फिर फोर्स इन्फिनिटी होगा, तो कॉट d टूट जाएगा, लेकिन अगर स्लोली स्लोली फोर्स बढ़ाएंगे तो वो भाई कैसे होगा? यार कितना उसको तो 1 घंटा डिस्कस, उसी उसी क्वेश्चन को 1 घंटा डिस्कस करने में गया था टाइम। रुक सर भाई। सिर्फ स्लोली स्लोली वाला समझ में आया, बाकी वाला हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है वो समझा क्या, ये बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, अभी 8 आवर्स। 8 का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे जब सडन इम्पल्स लगाया तो वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए टाइम चाहिए ना। यहाँ पे कुछ कोई फोर्स लगाओगे तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए यहाँ से यहाँ पे कुछ टाइम चाहिए ना। सर वो समझा कि फोर्स इन्फिनिटी होगा एंड देन कॉट डी टूट जाएगा, तो बट फिर क्या समझना है आगे? आगे क्या नहीं, समझना है? व्हाट विल हैपन इफ आई इंक्रीज द फोर्स स्लोली, तो हाँ, तो वो स्लोली समझना। इंक्रीज करोगे, तो स्लोली इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम जब ट्रांसफर होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा उस केस में, बिकॉज यहाँ पे एम जी भी, इसका एम जी भी आएगा, और ये वाला जो मोमेंटम लग रहा है उसका इम्पल्स भी यहाँ पे आएगा, तो दोनों की वजह से यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इसलिए इस केस में ये ब्रेक होगा। सर स्लोली फिर क्यों ट्रांसफर होगा अगर स्लोली इंक्रीज करेंगे? अरे टाइम लग रहा है ना भाई, टाइम है तो उतने टाइम में ट्रांसफर होगा। अरे क्यों लग रहा है? स्लोली, स्लोली का क्या मतलब होता है? कुछ टाइम इंटरवल होगा उसका। यस सर। तो उस टाइम में, उतने टाइम में जैसे यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, इसको पुल कर रहे हो, पुल कर रहे हो क्या? यहाँ पे जैसे पुल कर रहे हो, स्लोली इसको पुल कर रहे हो, तो ये वाली स्ट्रिंग टॉट होगी। ये स्ट्रिंग जो टॉट होगी, यहाँ पे टेंशन आएगा। ये यस टेंशन सर। इस ब्लॉक को पुल करेगा, ये ब्लॉक को पुल करेगा, तो इसमें टेंशन आएगा। यस सर। तो फिर इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर आप एग्जांपल दे सकते हो, सपोज कॉट डी का, अगर लाइक द क्वेश्चन नंबर अमाउंट ऑफ। 26। नहीं नहीं, उतना एग्जाम्पल नहीं है, उतना कुछ नहीं है। जितना समझ में आना चाहिए इतना समझा रहा हूँ, ये आना चाहिए समझ में। क्वेश्चन नंबर 26, the momentum of a body in two perpendicular direction at any time t is given as, px is given as this, 2t square plus 6, and py is given as 3t square by 2 plus 3. The force acting on the body at t equals to 2 second, t equals to 2 सेकंड पे फोर्स बताना है। यहाँ पे px गिवन है, यहाँ पे py गिवन है। तो फोर्स जैसे आपने पढ़ा है, f इक्वल्स टू क्या होता है? dp बाई dt। dp बाई dt फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर px लिखा है तो fx फाइंड करेंगे, py लिखा है तो fy फाइंड करेंगे। तो यहाँ से fx की वैल्यू हो जाएगी dpx बाई dt, dpx बाई dt, d बाई dt, और यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 6। ये हो जाएगा 2 dt स्क्वायर बाई dt इज 2t, डी ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 40। एंड एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी पी वाई बाई डी टी, डी पी वाई बाई डी टी, डी बाई डी टी
और ये हो जाएगा 3t²/2 प्लस 3 3/2 t² का हो जाएगा 2t, 3 का हो जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3t। फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F इक्वल्स टू Fxi कैप प्लस Fyj कैप। Fx की वैल्यू हो जाएगी 4ti कैप प्लस 3tj कैप, 3tj कैप एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 2i कैप प्लस 3 इंटू 2j कैप। तो फोर्स की वैल्यू जो आएगी आपकी हो जाएगी 8i कैप प्लस 6j कैप। तो यहाँ से नेट फोर्स जो आएगा, मॉड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ से जो आएगा वो 8² प्लस 6²। तो यहाँ से आपका 64 प्लस 3600 मतलब 10 आ जाएगा। कितना यूनिट्स आ जाएगा फोर्स, 10 यूनिट्स। तो ये हो गया फोर्स। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है, पी एक्स गिवन है, पी वाई गिवन है, एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी पी एक्स बाई डी टी एंड एफ वाई इज डी पी वाई बाई डी टी। तो यहाँ से डी बाई डी टी पी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा, तो ये 4t हो जाएगा, और पी वाई की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो 3t आ जाएगा। तो एफ एक्स फाइंड कर लिया, एफ वाई फाइंड कर लिया, यहाँ से एफ वाई आ गया। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। अगर यहाँ पे पी जेड होता तो एफ जेड भी आता, है ना। अगर यहाँ पे z डायरेक्शन में if linear momentum of particle is given in z direction, then in that case you can also find the value of force in z direction या z component of force ऐसा। तो यहाँ से फोर्स को यहाँ पे x component फाइंड किया, y component फाइंड किया, z तो है ही नहीं, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप 4ti कैप प्लस 3tj कैप एट t equals to 2 सेकेंड, f equals to 4 into 2i कैप प्लस 3 into 2j कैप। ये हो जाएगा 8i कैप प्लस 6j कैप। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी √8² प्लस 6²। ये हो जाएगा 64 प्लस 36 110 यूनिट्स आ जाएगा। कॉपी कर लो। So can you show upper part? Done, sir. Thank you. Next question number 27. A force time graph for a linear motion is shown in the figure. The segment are circular. ये हाफ सर्कल, ये जो है सेमी सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है इसका, ये भी वैसा ही है। यहाँ पे -2 गिवन, यहाँ पे +2 गिवन, ये सेम है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ फोर्स टाइम ग्राफ फॉर अ लीनियर मोशन इज शोन इन द फिगर। The segment are circular. The linear momentum gained between 0 and 8 second. ये 8 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक लीनियर मोमेंटम गेंड है ना, वो बताना है कितना लीनियर मोमेंटम गेंड है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल स्टार्ट करो एफ से। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी। एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डीपी बाई डी टी। तो एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी है, तो यहीं से स्टार्ट करो। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, एफ
डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मुझे डीपी फाइंड करना होगा ये हो जाएगा एफ डी टी। क्या हो जाएगा, एफ डी टी। ठीक है, अब इसको क्या करो, टोटल फाइंड करना है तो इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ऐसा बताए जैसे ए डी बी है या वाई डी एक्स है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो यहाँ पे एफ डी टी लिखा तो ये क्या हो जाएगा, पी इनिशियल, ये हो जाएगा पी फाइनल। डीपी का इंटीग्रेशन क्या होता है, पी, ये हो जाएगा पी फाइनल और ये हो जाएगा पी इनिशियल। और एफ डी टी क्या हो जाएगा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ या कर्व। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ या कर्व। तो यहां से ये चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया अंडर एफ टी कर्व। एरिया अंडर एफ टी कर्व है तो एरिया फाइंड कर लो। चेंज इन मोमेंटम ये समझ में आना चाहिए कि मोमेंटम कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, वेक्टर है तो इसके अबव होगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इसके बिलो जो एरिया आएगा उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो जितना इसका एरिया आएगा उतना ही इसका और इसका एरिया आएगा। अगर इसका एरिया A1 बोल दो, ये A2 है, या ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एरिया जो आएगा, टोटल एरिया जो दिख रहा है आपको, टोटल यहाँ से चेंज इन मोमेंटम जो फाइंड करोगे तो ये आएगा -A1 प्लस A2 माइनस A3। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस आएगा। ठीक है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी, ये फोर्स है और ये टाइम है, इसीलिए ये प्लस और ये वाला माइनस। फोर्स नेगेटिव हो गया, टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, फोर्स नेगेटिव मतलब मोमेंटम के लिए जब फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम में तो उसका जो एरिया आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो एरिया पहले फाइंड कर लो, A1 A2 A3 फाइंड कर लो। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो इसको नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये तो सेम ही सर्कल है। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो, इसको और इसको कंबाइन करोगे तो वो भी सेम ही सर्कल हो जाएगा, वो भी क्या आ जाएगा, सेम ही सर्कल आ जाएगा। नहीं है, फाइंड कर लो। इसका रेडियस देखो, सेंटर यहाँ पे होगा, इसका रेडियस 2 होगा, इसका भी रेडियस कितना होगा, 2 होगा, और इसका भी रेडियस 2 होगा। तो ये आपका -π2 स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये +π2 स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, सेमी सर्कल। और ये जाएगा -π2 स्क्वायर बाय 4। जब आप दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट कैंसिल कर देते। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाय dt, dp बाय dt। देयरफॉर dp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f dt। f dt को इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा p फाइनल, ये p इनिशियल, ये f dt क्या है, एरिया अंडर ft कर्व, एरिया अंडर ft कर्व है ना। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया अंडर ft कर्व। तो डेल्टा p इक्वल्स टू ये नेगेटिव, फिर वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा। क्या होगा, 0 आ जाएगा। कॉपी कर लो। Sir, क्या, sir, in all cases, wherever y dx is given over there, it will be like area under the graph. No, it won't depend on the shape of the graph. if when ft, देखो समझो क्या फाइंड क्या करना है, पहले वो दे, क्वेश्चन क्या गिवन है वो दे, उसके अकॉर्डिंग उसका रिलेशन फाइंड कर। हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन क्या गिवन है, कहीं पे स्लोप भी होता है ना कुछ, जैसे अगर मैं ऐसा बात करूं जनरल से, जैसे वेटी ग्राफ, वेटी ग्राफ, तो इसका एरिया क्या देगा, एरिया से तो कुछ, वेटी ग्राफ इसका एरिया डिस्टेंस देगा, करेक्ट, Yes, sir. Yes. इसका एरिया डिस्टेंस देगा। बट अगर इसका स्लोप फाइंड करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एटी ग्राफ का एरिया फाइंड करूं, चेंज इन वेलोसिटी देता है वो, बट एएस ग्राफ का एरिया, एएस ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, फिर अलग से फाइंड करना पड़ेगा अपने को। तो वही चीज समझना है कि रिलेशन क्या है, एक बार रिलेशन समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि इसका ग्राफ देगा, तो अपने को पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई dt या ds बाई dt। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, dx इक्वल्स टू v dt। अब जब इंटीग्रेट करोगे तो ये v dt आ गया,
जहां पे ऐसा टर्म दिखे वी डी टी वाई डी एक्स, तो ये होता है एरिया अंडर कर्व। ये क्या होता है? एरिया अंडर कर्व। ऐसा टर्म दिखना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, इसका मतलब एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, ऐसा दिखना चाहिए तभी एरिया आएगा, वरना एरिया नहीं आएगा। तो यहाँ पे वैसा सर दिख तो रहा है। इट वोंट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ग्राफ ना, कोई भी शेप हो बस वाई डी एक्स होना चाहिए। हाँ वैसा होना चाहिए, बट एरिया तो डिपेंड करेगा ना यार शेप पे, वैल्यू तो डिपेंड करेगी ना कैसा हाँ, ग्राफ। that is okay. No, I'm saying, but हाँ y dx will be area of graph यस, always. वाई डी एक्स वुड बी एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ। Shape. बाकी आप एरिया कैसे फाइंड करना है, वो तो कोई भी एक, या तो स्क्वायर रेक्टेंगल सर्कल कुछ ऐसा ही रहेगा, तो उसका एरिया Sir, तो can फाइंड you कर। show the previous page, please? स्क्रीनशॉट ले लो। And sir, can you show lower part of it? Done, sir. डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A person in an aeroplane which is coming down, कितने से आ रहा है वो, ऐसा मैं ए लिख देता हूँ, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है कितने से, ए से। Release a coin, after release the acceleration of coin with respect to observer on ground। अब यहाँ से एक कॉइन रिलीज किया तो ये फ्री फॉल कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, फ्री फॉल। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन, अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है, फ्री फॉल। इसका तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा हो। तो एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा। इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन with respect to observer in aeroplane। तो ये बेसिकली क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन विद रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन। तो ACP, तो AC माइनस AP, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ प्लेन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, दोनों को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ये G हो जाएगा और ये A हो जाएगा, तो G माइनस A, G माइनस A। तो आंसर G एंड G माइनस A हो जाएगा, G एंड G माइनस A। Sir, Yes. sir, we won't be able to tell ना G is greater or A is greater. हाँ we don't know about that, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दो ना, G माइनस A। तो डायरेक्शन भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्शन गिवन थोड़ी है, ऑप्शन में डायरेक्शन गिवन थोड़ी है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जा रहा है। नहीं तो फिर सर, वो लास्ट क्लास में MMP सर ने ये सॉल्व किया था ना, तो सर ने डाउनवर्ड डायरेक्शन लिख दिया था G माइनस A को। नहीं, अब पता नहीं है कि वैल्यू, तो ऐसा अपन लिख रहे हैं सिर्फ G माइनस A। अभी ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ऑफ A, इट डिपेंड्स ऑन A, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ एरोप्लेन पे डिपेंड करेगा अभी जिस डायरेक्शन में होगा। If A is less, यस, इफ A इज लेस देन G तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इफ A इज ग्रेटर देन G तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस किसके रेस्पेक्ट में, तो एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में, करेक्ट। okay. बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। A block is kept on a frictionless inclined surface with angle of inclination alpha. The incline is given an acceleration A.
to keep the block stationary with respect to the incline. ये तो आना चाहिए, क्लास नोट्स में होगा आई थिंक ये क्वेश्चन. ये अल्फा है और यहाँ पे एक ब्लॉक है. इस ब्लॉक की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में होगी, जाने की इस डायरेक्शन. तो इसको अगर आप इस साइड एक्सेलरेट कराओगे इस वेज को, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगेगा, उसका कंपोनेंट होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा. तो एफबीडी बना लीजिए इस ब्लॉक का. एफबीडी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, ये ऐसा है. तो यहाँ से mg, इसी का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, वो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, mg साइन थीटा साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा mg कॉस अल्फा. दूसरा एक्सेलरेशन इस साइड है, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स है ma. सूडो फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड ले लीजिए, दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा. एक नॉर्मल लग रहा होगा इससे. तो सूडो फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यही है. ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अल्फा. इसका एक कंपोनेंट इस साइड क्या हो जाएगा, एफ पी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इस साइड एफ पी साइन अल्फा. अब ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज. ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज. इस वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में है. इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस. सिंस the block is at rest with respect to wedge, the block is at rest with respect to wedge, with respect to wedge, hence mg sin alpha equals to fp cos alpha, fp cos alpha. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg cos alpha को इस साइड लाइए, तो sin alpha by tan alpha, और fp की वैल्यू क्या हो जाएगी, m into a, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. therefore a equals to g cos alpha है, तो sin alpha by cos alpha is tan alpha. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, g tan alpha, g tan alpha. क्लास नोट्स में होगा ये क्वेश्चन. Sir, in the 38 you have taken the downward direction as positive and upward as negative. किसी को पॉजिटिव नेगेटिव मान लो ना, उससे क्या होता है, उससे आंसर थोड़ी चेंज. It depends on us, na frame of reference के साथ. अरे किसी को अज्यूम कर लो ना, उससे कोई चेंज होने वाला है क्या, नहीं होगा ना चेंज. उससे किसी ने इसी को नेगेटिव मान लिया, तो क्या लिखेगा ये, माइनस A जी, minus D. माइनस माइनस ए, तो क्या यहाँ से दिखेगा, माइनस जी प्लस ए दिखेगा. तो माइनस कॉमन ले लो, जी माइनस ए. नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड्स. अगर यही ए ग्रेटर हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. इफ ए इज ग्रेटर देन जी, तो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब अपवर्ड जाएगा. अभी भी अपने को पता है इफ ए इज ग्रेटर देन जी, तो ये अपवर्ड जाएगा. अगर ए की वैल्यू अच्छा. लेस देन जी हो गई, ए की वैल्यू इफ ए इज लेस देन जी, तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इनटू माइनस, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड्स आएगा. यहाँ से भी देखोगे तो ए की वैल्यू अगर लेस देन जी है तो डाउनवर्ड्स आएगा. Sir, so positive negative signs are basically just indicating direction. यस, Okay. वो तो स्टार्टिंग में ही बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, है ना. किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव अज्यूम कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में नेगेटिव अज्यूम कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किसको पॉजिटिव ले रहा है, किसको नेगेटिव ले रहा है. Okay, sir. So can you show the down part?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31st हो गया 36. When a force 1 Newton acts on 1 kg mass at rest for 1 second. 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक बॉडी रेस्ट में है 1 kg और इस पे फोर्स लग रहा है 1 सेकेंड 1 न्यूटन, है ना. इनिशियली ये रेस्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगा कितने सेकंड तक, 1 सेकेंड. Its final momentum is p. When 1 Newton acts on 1 kg mass at rest through a distance 1 meter, its final momentum is p dash. Find the ratio of p minus p dash. अब यहाँ पे 1 सेकेंड तक लग रहा है, तो यहाँ मोमेंटम फाइंड करने के लिए इसकी वेलोसिटी चाहिए. तो फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन होगा. लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास इज a1. तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू ma1. फोर्स 1 न्यूटन है, मास की वैल्यू 1 है और ये a1 हो जाएगा. a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे मोमेंटम p गिवन है, तो 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इक्वल्स टू 0 प्लस a1t. तो v की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू mv. तो 1 इंटू 1 मोमेंटम आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड. सेकेंड केस में क्या है, सेम ब्लॉक है, मास है 1 kg, रेस्ट में ही है. यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, बट ये फोर्स जो लग रहा है वो कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, 1 मीटर. तो 1 मीटर पे वेलोसिटी बतानी है. तो एक्सेलरेशन तो वही होगा, ए की वैल्यू तो वही हो जाएगी F/m, 1/1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा. बट वेलोसिटी फाइंड करनी है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बिकॉज टाइम गिवन नहीं है. इस केस में टाइम गिवन नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो इस केस में v स्क्वायर की वैल्यू 0, 2, a की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1. तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी. v इक्वल्स टू √2. तो यहाँ पे मोमेंटम जो हो जाएगा, हेंस मोमेंटम p डैश इक्वल्स टू mv. m की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, तो ये √2 हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड. आपको क्या फाइंड करना था ना, p अपॉन p डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2. तो आंसर 1:√2 हो जाएगा. आंसर क्या आ जाएगा, 1:2. वो समझना पड़ेगा. इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बिकॉज टाइम गिवन है. इस केस में आपको डिस्टेंस गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसीलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिया. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करता. So can you please show the above? Sir, can you just show the lower part? Just 1 second. ये तुम लोग का ग्रुप पे इतना क्या डिस्कशन चलता रहता है यार.
सर पता नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉलेज और कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन ऑनलाइन का, किसी को कोई लग रहा है कि यार मेंस में हम लोग मेंस में फिर ये आईआईटी क्यों लिखा है, ये सब तो सारा सेंटर्स का अलग अलग टाइम टेबल दिया है, क्लियर ही नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है। Next, question number 33. M, इसका A1 एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंशन T, ये T सेम स्ट्रिंग है, टेंशन T, इसमें क्या आएगा 2T। सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ब्लॉक A1 से, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है A2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा T A1, इसका क्या आ जाएगा 2T A2। तो सिग्मा T डॉट A इक्वल्स टू क्या होता है 0, सेम डायरेक्शन में है तो T A1, ऑपोजिट डायरेक्शन में -2T A2 इक्वल्स टू 0, सेम डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, तो T A1 इक्वल्स टू 2T A2, T से T कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर A1 इक्वल्स टू 2A2, A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2A2, A1 इक्वल्स टू 2A2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये आना चाहिए। T dot A, body A is placed on a frictionless wedge making an angle theta with the horizontal acceleration towards left to be imparted to the wedge for the body A to free fall vertically। अभी ये ऐसा है, ये ब्लॉक, अभी इसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया, अगर ये इस साइड जाएगा तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, फ्री फॉल कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा फ्री फॉल। अब जैसे ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये फ्री फॉल कर रहा होगा, इसका मतलब इसका जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, वो इसको प्रेस करेगा ही नहीं, ये इस साइड जा रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करने का मतलब ये हो गया कि इसका जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट ही ब्रेक हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये थीटा है, इस साइड लग रहा है mg sin थीटा, इस साइड लग रहा है mg cos थीटा, और यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी, और ये इस साइड जा रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में ma, fp इक्वल्स टू ma। तो अभी रिजॉल्व कर लो, ये थीटा हो जाए, इसका एक कंपोनेंट इस साइड fp cos थीटा, एक कंपोनेंट इस साइड fp sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन था ही नहीं, उस इंस्टेंट पे कोई मोशन नहीं है, जिस इंस्टेंट पे नॉर्मल 0 होगा उस इंस्टेंट पे इसका इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, बिकॉज सूडो फोर्स लगा रहे, क्या लगा रहे सूडो फोर्स। तो देखो सबसे पहले अगर इसका एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी तो ऐसा आएगा ही ना यार, ये तो आएगा ही ना, इतना तो ड्रॉ कर ही सकते हो, mg sin थीटा, mg cos थीटा, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ नॉर्मल, इतना तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। अब जैसे ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब उसी इंस्टेंट पे इसका जो नॉर्मल होगा इसके बीच वो 0 हो जाएगा, बिकॉज जैसे ये इस साइड आएगा ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर पाए, है ना, तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सीधा किस डायरेक्शन में आएगा डाउनवर्ड्स, तो उस इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू 0, उस इंस्टेंट पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा fp इक्वल्स टू m into a लग रहा होगा, और ये थीटा है। तो अब इसको रिजॉल्व कर लीजिए, रिजॉल्व किया तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में fp cos थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में fp sin थीटा, इसी को मैंने यहाँ पे ऐसा ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ कर लो ज्यादा।
अब यहाँ पे उस इंस्टेंट पे, जब ये यहाँ पे था, उस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है। मोशन नहीं है मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक अलोंग दिस डायरेक्शन वुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg cos थीटा माइनस n माइनस fp sin थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा mg cos थीटा, नॉर्मल की वैल्यू तो जीरो है, माइनस ma sin थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो mg cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, ma sin थीटा के इक्वल हो गई। m से m कैंसल आउट हो जाएगा, sin थीटा इस साइड लाइए, तो g cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इक्वल्स टू g cot थीटा, g cot थीटा। इसका जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, g cot थीटा। तो g cot थीटा अगर इसका एक्सेलरेशन है तो ये फ्री फॉल करेगा, बट इसका एक्सेलरेशन अगर इस साइड होता है g tan थीटा, किस साइड डायरेक्शन में, राइट वर्ड्स g tan थीटा, तो ये ब्लॉक किस में होता है, रेस्ट में होता है, किसके रेस्पेक्ट में, इस वेज के रेस्पेक्ट में या इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। So why will mg cos theta and normal and fp sin theta like make a zero? Like why? इस इंस्टेंट पे जब ये ब्लॉक यहाँ पे था, इस डायरेक्शन में इसका कोई मोशन हो रहा था क्या, इस डायरेक्शन में? अगर इसको No. एक्सेलरेट भी नहीं करते, समझो, इसको अगर एक्सेलरेट भी नहीं करते तो भी क्या इस ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में होता क्या? No sir, सिर्फ स्लाइड करता नीचे। स्लाइड करता है इस डायरेक्शन में, इस Yes डायरेक्शन sir. में कोई मोशन नहीं होता ना। बट अगर ये मूव नहीं कर रहा होता तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन आता, करेक्ट। हाँ यस सर, मूव नहीं अभी करता था। जैसे एक्सेलरेट कर, हाँ जैसे एक्सेलरेट कर रही है, ये फ्री फॉल कर रहा है। फ्री फॉल करने का मतलब जैसे आपने इसको एक्सेलरेशन दिया उसी इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उसी इंस्टेंट पे नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ये बता, उसी इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन दिया तो उसके जस्ट पहले इसका मोशन नहीं है, तो उस इंस्टेंट पे भी उसका मोशन इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, उस इंस्टेंट पे, उसके बाद होगा, उसके बाद की बात नहीं कर रहे, उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। उस इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में उसका मोशन तो नहीं है, तो इसलिए इस पे, Yes इस sir. डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर दिया, फोर्स को जीरो कर दिया। बट ये पहले से इस डायरेक्शन में आ रहा था, अभी भी इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिखेगा। Sir, और हम why are we observing from the inner like non-inertial frame question में वैसे दिया नहीं है ना with respect to the क्वेश्चन सिंपल हो जाता है इसलिए, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है इसलिए। देखो क्या होता है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है जिसमें a की वैल्यू जीरो है या जिसमें a नॉन जीरो है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है? a की वैल्यू जीरो। जीरो ना, नेट फोर्स जीरो होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी होता है ना। तो जब तो स्यूडो फोर्स यहाँ से लगा देंगे, स्यूडो फोर्स लगा देंगे तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा बेटर है कि यहीं से सॉल्व करो, क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, क्योंकि उसके इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू जनरली, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि इसका कोई एक्सेलरेशन है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहेगा या फ्री फॉल कर रहा होगा या कुछ वैसा है, तो आप सूडो फोर्स लगा दोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। Sir, so we are basically saying that when the observer was there inside और कोई motion नहीं हो रहा था, तो फिर mg cos theta normal and fp sin theta were balancing each other. फिर when we move the block also, तब also at that instant normal will become zero and acceleration was also zero. So then यस, okay. So can you show up above? Sir, mg sin theta act नहीं करेगा when we put like when we move the wedge. क्या mg sin थीटा, mg sin थीटा क्यों नहीं करेगा? mg sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ी होगा, होगा क्या mg sin थीटा इस डायरेक्शन? No, no. Can you show upper part?
सर फिर अगर mg sin थीटा ही वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं एक्ट करेगा तो हाउ विल द ब्लॉक फॉल लाइक अरे वर्टिकली उसके डाउनवर्ड? बाद आएगा ना भाई, ये बताओ। जैसे ये एक्सेलरेट कर रहा है उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, अभी ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या इसका मोशन, इसके मोशन का इस पे इफेक्ट होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो अभी इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ये ब्लॉक ऐसा, अभी एक ही फोर्स लग रहा होगा ना, mg। यस सर। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? फिर डाउनवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड्स ना। आफ्टर दैट यू सी। यस, है ना। ये कभी की बात, ये अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं बेटी, कभी का ड्रॉ कर रहे हैं, व्हेन दिस वेज इज गिवन एक्सेलरेशन है, मतलब व्हेन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन है, मतलब t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं। जब ये स्टार्ट कर रहा है उसी को t इक्वल्स टू 0 माने, उसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद तो ये फ्री फॉल ही करेगा ना, उसके बाद तो एक ही फोर्स लग रहा होगा mg, उसके बाद सूडो फोर्स थोड़ी लगाएंगे। अभी ये ब्लॉक पे इसलिए सूडो फोर्स आ रहा है, ये वेज पे है ये ब्लॉक, इसीलिए सूडो फोर्स आ रहा है। उसके बाद सूडो फोर्स लगाने का कोई मतलब होगा क्या? सर बाद में why will not put the pseudo force because we'll still be observing from the non inertial अरे plane. तो ये मोशन को थोड़ी हो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझना पड़ेगा ना। क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है? कुछ नहीं गिवन है, मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। Ground. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए ना, इसके रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ी आएगा। इसके रेस्पेक्ट में तो mg इस साइड आएगा, सूडो फोर्स इस साइड आएगा। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, उसको लग रहा होगा कि ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है, क्या लग रहा होगा? ये ब्लॉक इस साइड जा रहा है। बट ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उसको क्या लग रहा होगा? ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सर तो ऐसे कैसे कर रहे हैं हम? पहले FP से हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके अरे बाद भाई चेंज। समझो, चीजों को समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करते हो नहीं। सर अभी कैसे कर रहे हो, पहले तो कैसे कर रहे थे, अभी क्यों नहीं लगा रहे हो सूडो फोर्स? पहले कहाँ पे था ये ब्लॉक? वेज के ऊपर। वेज के ऊपर। तो अगर वेज के ऊपर है तो जैसे इसको एक्सेलरेशन दिया, क्या इसका कुछ इफेक्ट आएगा इस पे? नो। नो। अरे भाई जब ये सेपरेट हो जाएगा तब इसके एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा ना इस पे। ये सर, हाँ यस आई सेड दैट ओनली। जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेट करा रहे हैं t इक्वल्स टू 0 पे, उसका कुछ इफेक्ट होगा ना यार इस पे, तभी तो सूडो फोर्स आ रहा है, वरना तो सूडो फोर्स थोड़ी यस सर, आता, यस। यस pseudo force आएगा। है ना। तो उस इंस्टेंट पे आएगा, लेकिन उसके बाद आएगा क्या? उसके बाद ये ब्लॉक इसके कांटेक्ट में है क्या? नो सर। नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना। यस सर, बट इफ द ऑब्जर्वर इज स्टिल इन द वेज ही विल बी ऑब्जर्विंग द ब्लॉक ना, जैसे आपने बताया स्लैंटिंग आएगा नीचे। FP तो एक्ट करेगा ही, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में FP कम डाउन। क्वेश्चन रीड नहीं करते हो क्या कभी तुम? डिस्कशन स्टार्ट कर देते हो, क्या बोला गया क्वेश्चन में? अरे यार क्वेश्चन एक बार रीड करो। Body A is placed on frictionless wedge making angle of theta with the horizontal acceleration towards left to be imparted to the wedge for body A to free fall vertically is. तुम इससे क्या समझते हो कि बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में बॉडी फ्री फॉल कर रही है? Sir, ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो जब ये कांटेक्ट में है, जब ये कांटेक्ट में है, तो उस टाइम पे जब इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं तभी इसका इफेक्ट आएगा ना, इस एक्सेलरेशन का इस पे। So when we move the block, normal will become 0 and FP will act. अरे समझो पहले, जिस इंस्टेंट पे इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, ये ब्लॉक है इस वेज पे, जिस इंस्टेंट पे इसको एक्सेलरेट करा रहे हैं उसी इंस्टेंट पे इसका इफेक्ट आएगा ना। या ये ब्लॉक यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये ऐसा है, ये मान लो सपोज यहाँ पे ऐसा आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट आएगा इस पे अगर मैं ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ? कुछ आएगा? No, no. यहाँ पे भी ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या कुछ इसका इफेक्ट इस पे आएगा? आएगा ना। अरे ऐसा नहीं समझ रहा है यार, ये बताओ
ग्राउंड से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ये इस साइड सपोज जा रहा है एक्सेलरेशन, ये रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे होगे? The block is coming like rightwards with the wedge. एक्सेलरेशन है। Accelerate. Yes, yes. तो बट ये बताओ, क्या ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा था? रियलिटी में क्या एक्सेलरेट कर रहा है? ये वेज, वेज के एक्सेलरेशन sir. की वजह से इसका एक्सेलरेशन आ रहा है ना। Yes, yes. तो ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है? अच्छा, ये क्यों ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका एक्सेलरेशन है? बिकॉज ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द ट्रायंगुलर वेज, इसलिए ये ऑब्जर्व कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं सेपरेट कर देता है ऐसा, सपोज यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये ए से जा रहा है और इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं है, तो ये जी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता, अभी तुम क्या ऑब्जर्व करते? ऑब्जर्वेशन क्या होता था? The block is falling and the wedge is moving on the right. ब्लॉक क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है और ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो Yes. इसका इफेक्ट जो है, इसके एक्सेलरेशन का इफेक्ट ग्राउंड से तुमने कब ऑब्जर्व किया? जब सेपरेट हो गए थे। इसके एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ऑफ वेज का इफेक्ट जो है इस ब्लॉक पे ग्राउंड से कभी ऑब्जर्व किया? व्हेन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द वेज, तभी ऑब्जर्व किया। Yes, अगर sir. ये ऐसा है, ये ब्लॉक जो है इस वेज पे नहीं है, तो क्या तुमने इसका, इस वेज का एक्सेलरेशन, इसका कुछ इफेक्ट इस पे ऑब्जर्व किया क्या ग्राउंड से? No. तो सेम वही क्वेश्चन है ना यहाँ पे। जब ये ब्लॉक यहाँ पे होगा तो इसका इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। क्या लग रहा होगा? जैसे ये एक्सेलरेट किया, उस इंस्टेंट पे, उसी इंस्टेंट पे लग रहा होगा कि ये वेज भी ऐसे जा रहा है। उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट। बट उसके कुछ टाइम के बाद क्या लगेगा? अरे ये इसके साथ तो नहीं जा रहा, बिकॉज ये सेपरेट हो जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। उसके बाद ग्राउंड से देखेंगे। कुछ आई बात Sir, समझ? wedge left में तो नहीं जा सकता ना accelerated. They will separate and the wedge will, sorry, the block will fall down. अरे मेरे भाई, t इक्वल्स टू 0 है, ये ऐसा रख, ये ऐसा रख, ठीक है। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे इसको मान लो इस साइड एक्सेलरेट किया, तो लगेगा ना कुछ टाइम के लिए, जैसे जिस इंस्टेंट पे एक्सेलरेट करा रहे उस इंस्टेंट पे तो इसको लग रहा होगा ना यार, क्योंकि पहले ये वेज यहाँ पे था, तो उस इंस्टेंट पे तो लग रहा होगा ना, अरे ये ए से गया तो ये भी गया। बट वो उस इंस्टेंट पे ही लगेगा, उसके बाद तो ये सेपरेट हो जाएगा। Yes, sir. उसके बाद वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा तो इसको लग रहा होगा ये जी से जा रहा है और ये ए से जा रहा है इस साइड। तो उसके बाद Sorry. इसके इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट आएगा, इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे डिफरेंट आएगा। कुछ बात आई समझ में? जब ये कांटेक्ट में रहेगा तभी इसका इफेक्ट इस पे दिखेगा। जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो इसका इफेक्ट इस पे ये ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। Yes, sir, क्योंकि block and wedge press थोड़ा हो रहे. नेक्स्ट एक्सरसाइज हो चुका है आपका। विंडो टू जेई में क्या डाउट्स है यार बोल? क्वेश्चन नंबर 19। एक मिनट, एक क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व करना है, नहीं लास्ट का जो क्वेश्चन है वो अभी नहीं सॉल्व करना। लास्ट ही है क्या वो? हाँ लास्ट, लास्ट वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करना। कुछ है ना, टॉर्क वॉर्क कुछ आ जाएगा, इसलिए उसको सॉल्व नहीं करेंगे। 4, 10, 13, 16, 18, 7, 12, 17, 3, 5, 1, 3, 8, 16, 17, 18। Sir, 11 रह गया.
First question. 3 point masses A, B, C are 66 gram each, are connected as shown in the figure. The acceleration of the system is 5 meter per second square. The tension between B and C. ये तीनों ब्लॉक एक ही साथ मूव करेगा, ये तो आना चाहिए. सर बोलिए क्या? सर ये सॉल्व हो गया था सर. आई हैव अ डाउट दैट सेगमेंट कौन सा लेंगे, बी और सी का बीच वाला या फिर कोई भी लोगे तो आंसर में थोड़ी चेंज आएगा. आपको इसमें टेंशन फाइंड करना है तो या तो इसको लो या इसको कंसिडर करो, आंसर तो वही आएगा. आंसर में थोड़ी चेंज आएगा, कोई या भी फिर कंसिडर करो. मैं सेंटर मतलब पूरा रोप भी ले सकता हूँ ना? हाँ, इतना भी कंसिडर कर सकते हो ये भी. नहीं ये नहीं, बी और सी वाला रोप, दैट सेंटर वाला रोप. हाँ, कुछ भी कंसिडर बोल रहा हूँ, या तो ये कंसिडर करो या इसको कंसिडर करो या इसको कंसिडर. एक्सेलरेशन है दिया हुआ है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो फिर एफ क्यू फाइंड करना है, इसका एफबीडी बना लो ना. एफबीडी ऑफ सी 66 ग्राम है. यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यही फाइंड करना है. एक्सेलरेशन जो है वो दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम इंटू ए. ये हो जाएगा 66 इंटू 10⁻³ केजी में चेंज कर दिया इंटू 5. तो 5 इंटू 6 33 हो जाएगा इंटू 10⁻³ तो आंसर हो जाएगा 0.33 न्यूटन. 0.33 न्यूटन. Sir, they are basically they want to ask that जो rope between B and C है उसका क्या tension है? यस. Okay. Sir, तो फिर मैंने segment लिया था, फिर string massless था, hence tension was same on both sides. That also I can do, no? हाँ, टेंशन तो सेम होगा ना. यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, कहीं पे भी फाइंड करोगे टेंशन वुड बी सेम. बिकॉज ये स्ट्रिंग है, ये एक ही स्ट्रिंग है, इसमें डिफरेंट टेंशन होगा बिकॉज ये दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है. इसमें डिफरेंट होगा तो बट फिर इसमें मैं तो डायरेक्शन क्या लिखना है? डायरेक्शन बी अगर ड्रॉ करेंगे तो बी पे ऐसा आएगा टेंशन, ये ऐसा आएगा. पुल टाइप फोर्स होता है, स्ट्रिंग बना दो, yes पुल yes करा दो, पुल टाइप. सर. बट अगर सेंटर पॉइंट लोगा, लाइक दे आस्क बिटवीन बी अरे एंड सी. किसी को लो, सेंटर पॉइंट लो, कुछ लो, इसका मास गिवन है क्या? नो, तो फिर दे आस्किंग द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरत नहीं. सेंटर लो या कुछ भी लो, आंसर में थोड़ी चेंज आएगा. मास होगा तब चेंज आएगा आंसर में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. One end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley, ठीक है, is tied to a hook C. एक hook है, उससे connected है. The other end is free. While the other end is free, maximum tension that the rope can bear is 360 Newton. What is the value of minimum safe acceleration can a mass of 60 kg slide down the rope? कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक हुक है, इससे ऐसा कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है. अब उसने क्या बोला? विद व्हाट वैल्यू ऑफ मिनिमम सेफ एक्सेलरेशन कैन अ मैन 60 kg. इसमें मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? 360 न्यूटन. तो यहाँ पे 360 न्यूटन दिखेगा. ये मैन, इसका मास 60 kg है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 600 न्यूटन आएगा. क्या आएगा? 600 न्यूटन आएगा. तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? अब इसका एफबीडी ये ऐसा है, 360 न्यूटन, 600 न्यूटन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो क्या आ जाएगा? एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, 600 माइनस 360 इक्वल्स टू 60 है, 60. तो यहाँ से ये वाली वैल्यू की कितनी आ जाएगी? 240 इक्वल्स टू 60 है.
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A equals to 4 will मीटर। the rope not break because he is applying more force than 360, no? हाँ तो ब्रेक थोड़ी होगा, वो तो उसका क्या है, बाउंड्री कंडीशन है ना। फोर्स की वैल्यू 360 से ग्रेटर होगी तभी ब्रेक होगा ना यार, वो फोर्स की वैल्यू ग्रेटर देन 360 होगी तभी ब्रेक होगा, वरना ब्रेक थोड़ी होगा। हाँ क्या डाउट है, म्यूट करो। सर यस yes sir so मैंने वीडियो चालू था ये एक मिनट पता नहीं क्यों इंटरफेयर है। हाँ बोलो बोलो फिर से। sir but if it's going at 4 meters per second square the force applied is only 240 right फोर्स अप्लाइड ऑन व्हाट, फोर्स अप्लाइड on the rope is only 240 newton but how it would be 240 newton. sir the man with 60 kg is going at acceleration of 4 meter per second square so 240 newton will be the force applied on the Net string force, right net force acting on man, acceleration of man is 4 meter per second ना, it means net force अगर अलग से फाइंड करोगे तो ऐसे लिखोगे net force acting on man। okay understood sir understood actually understood करेक्ट, ये फोर्स अप्लाइड बाय मैन नहीं होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मैन, इट वुड बी 60 into 4 240। तो अब देख रहे हो यहाँ 240 आ रहा है ना, इस साइड फोर्स लग रहा है मैन पे 600 और इस साइड लग रहा है 360, तो सबट्रैक्ट करो तो 240 आ जाएगा। Sir, यस 4 meter per second square should be the maximum safe acceleration ना, क्योंकि उससे ज्यादा अगर acceleration किया तो फिर वो break हो जाएगा ना। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, इससे सर ज्यादा यहाँ पे- अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होने का मतलब ये हो गया, देखो यहाँ से मैं कुछ और अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड, तुमको समझ में आ जाएगा फिर से। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे टेंशन टी मान लेते हैं, अभी पता नहीं टेंशन की क्या वैल्यू, ये तो 600 ही रहेगा, ये चेंज होने वाला है क्या? 600 तो चेंज नहीं होगा ना, टेंशन ए 5 मीटर पर सेकंड, क्या लिखोगे तो 600 माइनस टी इक्वल्स टू 68, तो 600 माइनस टी इक्वल्स टू 60 इंटू ए की वैल्यू 5, तो 600 माइनस 300 इक्वल्स टू टी, टेंशन की वैल्यू क्या होगी 300। अब ये बताओ क्या ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे टेंशन की वैल्यू 300 आ गई तो 360 से लेस हो गया ना, स्ट्रिंग ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा ना ब्रेक, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ब्रेक हो जाता ना, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ग्रेटर अप्लाई किया तो ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है सर, got it। क्लियर है? हाँ सर। सर यस सर अगर मैन 600 डाउनवर्ड अप्लाई करेगा देन रोप 360 ऊपर करेगा देन लाइक will it not break? That I'm getting confused. अरे टेंशन कितना आ रहा है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन कितना है ये बताओ, स्ट्रिंग किसकी वजह से ब्रेक होगी, 600 न्यूटन की वजह से ब्रेक होगी या टेंशन की वजह से ब्रेक होगी? Tension. तो टेंशन चेक करो ना, टेंशन कितना लिया, 360 लिया ना, 360 पे ब्रेक नहीं होगा ना वो। Yes sir. ऐसा नहीं कि अरे सर 600 तो लग रहा ही है, अरे 600 इस स्ट्रिंग पे थोड़ी लग रहा है, 600 इस मान पे लग रहा है, 600 इस मान पे लग रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, और मान इसको कितने फोर्स से पुल कर रहा होगा 360 से। Oh, okay sir. तो मैन जो फोर्स पुल कर रहा है वो 360 से ज्यादा होगा तो Yes. टूट जाएगा। यस ओके एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर डिक्रीज कर दोगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा, ओके सर। ये ब्रेक। अब देखो किसी को ये लग रहा है कि सर मिनिमम मैक्सिमम, देखो a इक्वल्स टू 4 पे ब्रेक नहीं हो रहा है, a इक्वल्स टू 5 पे तो और भी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज 300, तो a इक्वल्स टू 6 पे तो और भी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज t की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट व्हिच स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक वो है 4। वो क्या है 4 से अगर डिक्रीज किया ना स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। इफ एक्सेलरेशन इज लेस देन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन इन दैट केस स्ट्रिंग विल ब्रेक। क्लियर है? तो मिनिमम एक्सेलरेशन 4 ही है क्योंकि 5 पे तो नहीं हो रहा है,
6 पे भी नहीं होगा, 7 पे आगे कोई भी वैल्यू आएगी ना ये कि वहां पे स्प्रिंग ब्रेक ही नहीं होगा। देख ले, एक एग्जांपल लिया 5 का, वहां पे टेंशन 300 आ रहा है, 300 में तो ब्रेक होगा ही नहीं ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या है जहाँ पे स्प्रिंग ब्रेक नहीं होगी? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Sir, यस so like if the man is at rest, he will apply 600 newtons on the rope, फिर rope टूट जाएगा. That way. यस 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 यस। हाँ, ए कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 4 हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A spring balance is attached to the ceiling of a lift. A man hangs his bag on the spring and the spring reads 49 Newton. When the lift is stationary, if the lift moves, अब देखो ये ऐसा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे एक बैग रख दिया। मैं ऐसा ब्लॉक टाइप का बना देता हूँ, समझ में आना चाहिए। तो अभी जब ये एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट में है, तो ये कितना, ये W आएगा, तो ये स्प्रिंग फोर्स Fs हो जाएगा, Fs की वैल्यू W हो जाएगी और यही वैल्यू है 49 न्यूटन। ये क्या है 49। आगे क्या बोल रहे हैं? If the lift moves downwards with an acceleration of 5 meter per second square, the reading of spring balance, उस इंस्टेंट पे स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? तो मैं इसको W की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ mg इक्वल्स टू 49। 49 दिख रहा है ये, तो मैं g को 9.8 ले लेता हूँ क्योंकि वो 49 दिख रहा है, तो ये इससे 5 टाइम्स में जाएगा, तो m की वैल्यू 5 kg हो जाएगी। m क्या आ जाएगा 5 kg। अभी ये क्या कर रहा है, ये लिफ्ट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस, तो इस पे जो फोर्स आएगा ये W आएगा, इस डायरेक्शन में Fs आएगा। या तो आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर लो या इस पे एक सूडो फोर्स लगा दो, Fp इक्वल्स टू ma, दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सूडो फोर्स लगाया मतलब रेस्ट में आ गया अभी ये सिस्टम, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी Fp प्लस Fs। W क्या था आपका 49, Fp क्या होगा m इंटू ए प्लस Fs, तो Fs की वैल्यू यहाँ से क्या दिखेगी 49 माइनस ma, 49, m की वैल्यू 5, a क्या है, a इज 5, तो 49 माइनस 25, 24 न्यूटन। तो जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक्सेल ये क्या फोर्स क्या ऑब्जर्व करेगा, ये स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड कर रहा होगा 24 न्यूटन। क्या रीड कर रहा होगा 24 न्यूटन। क्लियर है, कॉपी करना। Sir, बोलिए। सर आप लास्ट के 15 मिनट्स में थोड़ा लाइक डाउट सॉल्व कर दोगे? नहीं, पहले अभी जितना सॉल्व कर रहा हूँ पहले उसको सॉल्व करने, ओके सर। ठीक है, टाइम रहा तो सॉल्व कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A block of mass m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. A block of mass m is pulled along a horizontal. ब्लॉक है, इसका मास m है, रोप है, इसका मास m। अब इसको पुल कर रहे हैं एक फोर्स से जिसकी वैल्यू p है। इफ
horizontal surface by a rope of mass. If a force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block. यहाँ पे बताना है कि ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है ये रोप किस पे, ब्लॉक पे, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स फाइंड करना है। तो पहले आप ये पूरा सिस्टम तो एक साथ जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस एम इंटू ए। देयरफॉर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाय m प्लस एम, P बाय m प्लस एम। अब यहाँ पे फाइंड करना, तो इस ब्लॉक का FBD बनाना, इसी पॉइंट पे तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा T, यही टेंशन ही लग रहा होगा, एक्सेलरेशन है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, m है। तो T क्या हो जाएगा, MP बाय m प्लस, MP बाय m प्लस आंसर C आ जाएगा। कॉपी कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5th हो गया, 7th। Three forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v. These forces are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle. The particle will move with velocity. अब यहाँ से ये बताओ ये कैसा है, फोर्स जो लग रहा है उसका वेक्टर दिया हुआ है कि ऐसा फोर्स लग रहा है। इसको मैं F1 बोल देता हूँ, ये F2 और ये F3। तो नेट फोर्स उस पार्टिकल पे लग रहा है ऐसा, मतलब उस पार्टिकल पे फोर्स को जो शो कर रहे होंगे, अगर ये पार्टिकल है तो ये फोर्स एक ऐसा लग रहा होगा, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा होगा, तीसरा फोर्स ऐसा लग रहा होगा। इसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लाया, इसको शिफ्ट करके ऐसा लग रहा होगा। इससे आप ये ट्रायंगल बना सकते, इससे आप ये ट्रायंगल बना सकते। अभी बताओ ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, ये ऐसा टेल हेड, इसका टेल हेड, इसका टेल हेड, क्लोज लूप आ रहा है। तो क्लोज लूप में वेक्टर का समेशन क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वुड बी 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल क्या हो गया, 0। नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या रहेगी, v क्या रहा है। अरे फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना यार, पहले जितनी वेलोसिटी थी अभी भी उतनी वेलोसिटी होगी। तो v remains unchanged, v remains unchanged। v क्या होगा, पहले जितनी वेलोसिटी से जा रहा था अभी भी वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करेगा, अभी भी वो सेम वेलोसिटी से ही मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A machine gun fires a bullet of mass m is given as 40 gram with a velocity 1200 meter positive. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. मतलब उस पे गन भी जो है, बिकॉज जैसे वो फायर करेगा तो रिकॉइल वेलोसिटी आएगी, मतलब गन जो है उस पे फोर्स लगाएगा तो वो भी उस पे फोर्स लगा रहा है।
तो कितने का फोर्स लगा रहा है? 144 न्यूटन का। हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी फायर पर सेकंड एट द मोस्ट? कितना फोर्स लगा रहा है, कितना बुलेट जो है वो फायर कर रहा है, वो बताना है अपने को। तो सबसे पहले पहले बुलेट किस में रहा होगा? रेस्ट में। फिर फायर किया तो मोशन में आया होगा, तो चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स लग रहा होगा। तो पहले चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट कितना है। चेंज इन, ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा किया था, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट। लास्ट लेक्चर में ही तो डिस्कस किया था इसको शायद, इस टाइप का क्वेश्चन। तो पहले तो जीरो है, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। एम कितना? 40 इंटू 10⁻³ ऐसा यूनिट, 1200। ये तो जीरो है, ये क्या है? जीरो। फाइंड करो तो क्या होगा आगे, एक बार ट्राई करो। मैं तो Sir, सॉल्व करके can दूंगा, we ट्राई। do using v is equal to u plus 80? v इक्वल्स टू u प्लस 80 कहाँ से आ गया ये v इक्वल्स टू u प्लस 80? Like initial velocity 0, final 1200, and a we can find. ये पता है क्या तुम्हें? ठीक गिवन है। ये कितना जाएगा? 48,000 इंटू 10⁻³ मतलब ये 48 हो जाएगा। kg मीटर पर सेकंड। मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से dn बाई dt जो है, dn बाई dt जो है ये क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड। पर सेकंड। तो एक बुलेट के में मोमेंटम का चेंज आ रहा है इतना, तो n बुलेट्स में इतना आ जाएगा। तो ये अगर मैं dt से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, कितना होगा? तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट इंटू dn बाई dt मतलब 48 इंटू dn बाई dt हो जाएगा। ये क्या है? टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा? फोर्स। यही क्या है? फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 48 इंटू dn बाई dt। फोर्स क्या दिया हुआ है? 144 इक्वल्स टू 48 इंटू dn बाई dt। कितने टाइम्स में जाएगा ये? 3 टाइम्स। तो dn बाई dt की वैल्यू क्या होगी? 3। मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड कितना है? 3। कितना आएगा? 3 आएगा। सर जो मैन है वो बुलेट की रिकॉइल को मतलब बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाएगा यस, 140। फोर्स लगाएगा। यस। ओके। सर यस। सर अगर हम डी एन डी टी का लाइक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डी एन और डी टी लाइक यू टोल्ड लास्ट टाइम 1 सेकंड में अगर 10 बुलेट्स है 2 सेकंड्स में 20 होगा तो स्ट्रेट लाइन हाँ, आएगा। यस। ओके। So can you show the upper part once?
डन। Yes, sir. Question number 10. A particle of mass 3 kg is subjected to a force F equals to minus kx. K equals to 15 Newton per meter. What will be its initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from origin? 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। यहाँ पे इस पार्टिकल को रिलीज किया तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो kx ही होगा ना यार। F की वैल्यू क्या हो जाएगी? kx। k की वैल्यू क्या है? 15 और x की वैल्यू है 0.2 और इसको अब क्या लिखोगे? फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू क्या है? 0.3a इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा? 3। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/0.3। तो a जो हो जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? नेगेटिव सिर्फ क्या, वहां जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन क्या कर रहा है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है। तो नेट फोर्स जो लग रहा होगा, एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो नेट फोर्स की वैल्यू F इक्वल्स टू kx। k की वैल्यू क्या है? 15, x क्या होगा? 0.2, तो ये हो जाएगा 3 और m की वैल्यू 0.3 है, तो a की वैल्यू 3/0.3 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 without a player caught a cricket ball of mass 150 gram moving at a rate of 20 meter per second. If the catching process is completed in कितने में? डेल्टा टी। कितने टाइम तक में ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है? 0.1 सेकेंड। मास क्या है बॉल का? 150 ग्राम और कितने से जाके वो स्ट्राइक कर रहा है? तो 20 मीटर पर सेकेंड। और फाइनली ये बॉल रेस्ट में आ गया होगा, कैच कर रहा है तो रेस्ट में आ जाएगा बॉल। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द फोर्स ऑफ द force of the exerted by ball on the hand, वही force exerted by the ball on the hand of the player कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो कैसे फाइंड करोगे? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से। तो F की वैल्यू, मैग्नीट्यूड फाइंड करना, मॉड लगा तो P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो P फाइनल की वैल्यू क्या है? mv, m इंटू 0, इनिशियल क्या होगा? mv, डेल्टा टी क्या है? 0.1। तो ये 0 हो गया, ये नेगेटिव माइनस 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 है, मॉड है तो प्लस कर देगा उसको। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 150 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0.1। इसको हटा दीजिए तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो 150 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10⁻³ तो ये कितना आ रहा है? 3123 इंटू 10⁻³ ये 3 जाएगा इसके साथ, तो आंसर 30 न्यूटन आ जाएगा। आंसर 30 न्यूटन। सर आप एवरेज फोर्स ढूंढ रहे हो ना यहाँ पे? यस। अरे फोर्स कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहा है? 0.1 सेकेंड तक, तब तक तो फोर्स लग रहा होगा ना, इसीलिए Yes, एवरेज sir. फाइंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डेल्टा टी। जब भी क्वेश्चन में डेल्टा टी गिवन है, आपको फोर्स फाइंड करना है तो हमेशा एवरेज फोर्स फाइंड करना, हमेशा क्या फाइंड करना होगा? एवरेज फोर्स। सर तो लाइक जहाँ पे भी जहां पे भी डेल्टा टी गिवन है आपको एवरेज फोर्स फाइंड कर लेना, ठीक है? इंस्टेंटेनियस तुम फाइंड कर सकते हो क्या इसमें? अरे फोर्स क्या बताया, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। Yes, yes. इंस्टेंटेनियस का मतलब dp/dt, दूसरा होता है F इक्वल्स टू डेल्टा पी। कौन सा फोर्स तुम इस केस में, इस क्वेश्चन में कौन सा फोर्स फाइंड कर पाओगे? ये बताओ पहले। सेकंड वाला, क्योंकि तुम टाइम सेकंड फाइंड करो ना यार, जो फाइंड कर सकते हो वही फाइंड करो ना। ओके सर। सर ये क्वेश्चन हम v इज इक्वल टू u प्लस 80 से कर सकते हैं? क्यों करना है तुमको v इक्वल्स टू u प्लस 80 से, जब पता है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम।
हमेशा v इक्वल्स टू u प्लस at क्यों क्लिक हो रहा है तुमको? नहीं क्योंकि लाइक इन दिस सम नहीं 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 नहीं, तुमको बहुत क्वेश्चन में आया है ऐसा, बहुत क्वेश्चन में आया है ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। हमेशा यही क्लिक होता है v इक्वल्स टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। क्यों क्यों आता है ये क्लिक होता है? जब फोर्स है, मास वेलोसिटी गिवन है, तो ये क्लिक होना चाहिए कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से फोर्स आएगा, ये क्लिक होना चाहिए। ओके सर। उससे भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा इसमें तो आ ही जाएगा, बिकॉज तो मैंने डेल्टा टी ट्राई दिया हुआ है। किया, आ गया था, ये भी सही है, हाँ, वो भी। डेल्टा टी दिया हुआ है, आ जाएगा आंसर, बट क्लिक ये होना चाहिए, ओके ओके सर। है ना? बिकॉज अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें डेल्टा v इक्वल्स टू u प्लस at नहीं लगा पाते, चेंज इन मोमेंटम से ही आता वो, इससे चेंज इन मोमेंटम से ही आता। सर and I forgot to ask you one thing, सर जो 8 क्वेश्चन में जो फाइनल वेलोसिटी 1200 मीटर पर सेकंड आया है, तो we will consider that, no friction we won't consider ना, कि उसके पास रिड्यूस हो रहा है। अरे उसके बाद क्या हो रहा है उसको थोड़ी कंसिडर कर रहे हैं। पहले किस में था? इंस्टेंट। गन में था तो वो रेस्ट में था, अभी फायर किया तो उसकी वेलोसिटी आई, आगे क्या हो रहा है उससे क्या मतलब? जब वो अच्छा। फायर किया तभी फोर्स लग रहा होगा ना, आगे वेलोसिटी चेंज होगी उसकी वजह से फोर्स लगेगा क्या उस पे? अरे जिस टाइम पे फायर किया उसी इंस्टेंट पे फोर्स लगा होगा ना यार। उसके बाद वो कितने वेलोसिटी से बुलेट जा रही है उससे क्या होगा, इसको कुछ होगा क्या? नहीं होगा। नो नो। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। A particle of mass m is at rest at origin at t equals to 0. It is subjected to a force F equals to F naught e raised to minus kt. नहीं, kt नहीं, minus bt. In the x direction, its speed is depicted by which of the following? F की वैल्यू दी हुई है F naught e raised to minus bt. स्पीड फाइंड करना, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। स्पीड फाइंड करना है, डायरेक्ट आंसर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा कुछ। तो इसको क्या लिखेंगे? m into a bt। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है a इक्वल्स टू F naught by m e raised to minus bt। a किसका फंक्शन है? टाइम का, तो a को क्या लिखोगे? dv by dt F naught by m e raised to minus bt। तो यहाँ से dv की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक मिनट, क्या हो जाएगा? e raised to minus bt dt, करेक्ट। इंटीग्रेट कर दो ना इसे, F naught by m तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेट कर। अभी क्या बोला? इनिशियली वो रेस्ट में था, जब t की वैल्यू 0 है तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। इनिशियली वो किस में था? रेस्ट में था। जब टाइम t हो जाएगा तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v 0 to v, ये हो जाएगा F naught by m, ये हो जाएगा e raised to minus bt अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, b हो जाएगा माइनस b 0 to t। आपको ऐसा बताया है e raised to ax dx क्या होता है? e raised to ax अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x a प्लस, वही e raised to minus bt है, तो जो यहाँ पे है वो तो आएगा ही, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t क्या है? माइनस b आएगा 0 to t। तो ये v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस F naught by m e raised to minus bt माइनस e raised to 0। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस F naught by m e raised to minus bt माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा F naught by m 1 माइनस e raised to minus bt। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर है यहाँ से कि ग्राफ जब भी आप ड्रॉ, एक बार एक्सप्रेशन आ गया तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू जब 0, व्हेन t इज 0, जब t की वैल्यू 0 की ये वाली वैल्यू e raised to 0 मतलब 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 होगा। t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा।
अब देखो जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन से जाऊंगा मैं, सॉल्व तो कर ही दूंगा, ऑप्शन से जाऊंगा। ऑप्शन देखिए, अरे बी भी आएगा ना, एक बी कहाँ गया, ये एम बी, एम बी। ऑप्शन जो है, ऑप्शन में देखिए ए ग्राफ 1 2 3 4, ग्राफ ऑप्शन 3 जो है उसमें ग्राफ ओरिजिन से इस पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 3 तो होगा ही नहीं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा, 3 तो होगा ही नहीं बिकॉज ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब एक बार इन्फिनिटी पे देख लो, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब इस साइड आया होगा कहीं, व्हेन टी इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये वाली वैल्यू ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी ना, बी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी बन जाएगा, ये बी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा, तो 1 अपॉन ई रेस टू इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 0। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब v की वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट बाई एम बी, मतलब जब ये t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट बाई एम बी, एफ नॉट बाई एम बी। तो देखो यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन देख लो, अभी 1 2 3, 1 में दिया हुआ एफ नॉट बी बाई एम, तो 1 तो होगा ही नहीं, बी हो सकता है, सी तो होगा ही नहीं, सी तो होगा ही नहीं, है ना, कुछ आ रही है बात समझ में, तो या तो अभी ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है, अभी या बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो कैसा जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहां से तो ऐसा नहीं आएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ऐसे ही इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, ऐसा थोड़ी ग्राफ आएगा, ऐसा तो नहीं आएगा ना, इन्फिनिटी को थोड़ी अप्रोच कर रहा है, यहाँ तो आके सर इन्फिनिटी पे वैल्यू एफ नॉट बाई एम बी हो जाएगा, यस, दैट इज ओके। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा जाएगा, इसका मतलब आंसर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक बार एक्सप्रेशन फाइंड कर लो, उसके बाद ग्राफ को, ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए, एलिमिनेट करेंगे, आपको अगर एक्चुअल ग्राफ पता भी नहीं है कि इसका कैसा होना चाहिए, एलिमिनेट कर दिया आंसर आ जाएगा, जहां पे एलिमिनेट किया वहीं पे आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए। सर एफ नॉट इज नॉट फोर्स, इट्स अ कांस्टेंट। हाँ एफ नॉट कांस्टेंट है, वो फोर्स ही है बट वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होगी बट वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो t इक्वल्स टू 0 पे आ रहा होगा वो वैल्यू फर्स्ट। ओके, तो कांस्टेंट जैसे ओके। सर और e माइनस बी टी जो है वी कैन सॉल्व इट यूजिंग दैट टी मेथड जो हम करते हैं। क्या e माइनस बी टी, क्या बोल रहे e माइनस बी टी, ई रेस टू माइनस बी टी, हाँ दैट टी जो सब्स्टिट्यूशन। हाँ उससे यस भी कर सर, सकते ओके। हैं, बट डायरेक्ट बताया हुआ है e रेस टू ax dx, डायरेक्ट लिखो e रेस टू ax अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, सिंपल। क्यों पुट करूं मैं e माइनस बी टी इक्वल्स टू x, या t क्यों पुट करना है मुझे, डायरेक्ट बताया हुआ है, सॉल्व करके आता है।
डन। Next, question number 13. A uniform sphere of weight W and radius 5 cm is being held by a string as shown in the figure. The tension in the string. Yes, sir. ये स्ट्रिंग यहां से यहां तक ऐसी स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस गिवन है आपको, ये रेडियस है, ये तो 5 हो जाएगा, ये 8 है और ये 5 है, तो ये 13 मीटर हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसको थीटा मान ले, तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 25, तो ये 144 मतलब 12 आ जाएगा। वैसे भी समझने 5 13 है, एक 5 है और हाइपोटेनियस 13 है, तो इसका जो दूसरा साइड होगा वो 12 भी होगा। इसका एक वीडियो बना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है, टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा इस साइड, इसका एक कंपोनेंट ये थीटा है, इसको थीटा एज्यूम किया है, टेंशन की वैल्यू सेट t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा, t sin थीटा। तो t sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, t sin थीटा इस वेट को t sin थीटा बैलेंस कर रहा होगा, तो t sin थीटा इक्वल्स टू w। sin थीटा यहां से क्या आएगा, sin थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो 12/13 इक्वल्स टू w। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13w/12, 13w/12, यही आंसर आ जाएगा। सर वो आपने मल्टीप्लिकेशन साइन लिखा है या प्रोपोर्शनल है? क्या सर दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन ना इन द सेकंड स्टेप। यस, अच्छा प्रोपोर्शनल, अच्छा ओके। क्वेश्चन नंबर 16। A body of mass 5 kg under the action of constant force, force क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, v इक्वल्स टू u प्लस at के, वैसा फाइंड कर सकते हैं आप, बट मैं डायरेक्ट मोमेंटम से ही सॉल्व करूंगा। t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी जो है ये गिवन है 6i कैप माइनस 2j कैप, एंड फाइनल वेलोसिटी इज गिवन एज 6j कैप। डेल्टा t टाइम की वैल्यू दी हुई है 10 सेकेंड, है ना, t 0 से 10 जा रहा है, तो मतलब डेल्टा t जो है 10 सेकेंड है, मास भी गिवन 5 kg, तो फोर्स डायरेक्ट फाइंड कर लो ना, फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन 10, p फाइनल क्या हो जाएगा, m इंटू v फाइनल माइनस m इंटू v इनिशियल डिवाइडेड बाई 10, मास को कॉमन ले लीजिए, तो ये m/10 हो जाएगा। v फाइनल कितना है 6j कैप, ये कितना आएगा 6i कैप माइनस 2j कैप, तो ये 5 है, 5/10, यहाँ से आ जाएगा 6j कैप माइनस 6i कैप प्लस 2j कैप, तो ये आ जाएगा हाफ, और यहाँ आ जाएगा माइनस 6j कैप प्लस 8j कैप, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2/2 हो जाएगा, ये माइनस 3i कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आंसर जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, F की जो वैल्यू होगी माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पे तो कांस्टेंट फोर्स दिया हुआ है, फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, फिर x डायरेक्शन में फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, y डायरेक्शन में फोर्स भी फाइंड कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा इससे। बट सिंपल है, सिंपल। Sir, यस, sir, I've sent one photo on the group. You can see that 1 second. पहले नोट करो ना, पहले जो डाउट्स है उसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में देखूंगा, सर टाइम बचा, यही सम है। तो इसमें अभी क्या देखना है, एक्सेलरेशन से नहीं आया क्या, हाँ सही है, बट वेक्टर ए पे वेक्टर का साइन लगाओ, v वेक्टर होगा, u वेक्टर होगा, a वेक्टर होगा, करेक्ट है।
सर ये लास्ट क्लास ये एमएमपी सर ने किया था, तो मैं पूछ रहा हूँ v is equal to u plus 80 और told it is valid only for one direction, not for two. नहीं नहीं नहीं, वन डायरेक्शन नहीं, वन डायरेक्शन नहीं, समझना पड़ेगा। v इक्वल्स टू u प्लस 80 सिर्फ किसके लिए वैलिड है? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या है? जब a की वैल्यू कांस्टेंट होगी तभी वैलिड है। a की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी तभी वैलिड है। 1D में है तो डायरेक्ट लिखेंगे, 2D में है तो आपको ऐसा वेक्टर का साइन बताया है कुछ, v इक्वल्स टू u प्लस 80 ऐसा बताया है, यस सर। तो यूज करो ना इसको। आपको क्या बताया कि वेक्टर में कभी लिखते हैं इसको ऐसा, मतलब वेक्टर साइन कभी लगाते हैं जब 2D होता है। 2D में देखते थे अपन v1 वेक्टर से लिखते थे, v2 वेक्टर से लिखते थे। अच्छा, तो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके भी ये इक्वेशन फिर कर सकते हैं, हाँ, एक्स वाई में भी सॉल्व करके आपको ए एक्स आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा, वहां से भी फोर्स आ जाएगा, वहां से भी ठीक है। फोर्स आ जाएगा। हाँ, बट इस फॉर्मूला को आप तभी यूज करोगे व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वुड बी कांस्टेंट, देन इन दैट केस यू कैन यूज v इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अलग अलग सॉल्व भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या वेक्टर डायरेक्ट लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। ज्यादा बेटर है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जहाँ पे टाइम दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रहा है, डेल्टा p बाय डेल्टा t करो ना, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। ओके सर। सर तो सारे वो अदर फॉर्मूलाज आल्सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, उसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं ना x एंड y को, वेक्टर्स को। वेक्टर वेक्टर होना चाहिए, यस। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार अभी 17 13 करने दो, फिर 15 कर, ठीक है। 16 कर चुके तो अपन 17 18 टाइम मिला तो मैं कर दूंगा, वरना नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना क्या ये क्या दिया हुआ वैसे, बार रीड कर लेता हूँ। The block A of mass 4 kg is placed on another block of mass 5 kg. The block B rests on a smooth horizontal table. If the maximum force that can apply on the both block move together, इतना find the maximum. Find तो कर ही सकते हैं, कॉपी करो इसको। कर ही देता हूँ यार, 15 16 हो जाएगा, फिर 17 18 पे जाएंगे, चेक कर लेते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। A block A of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg. ये B है और ये A है, ये 4 kg है और ये 5 kg है। Block A of mass 4 kg is placed on another block B of mass 5 kg. And the block B rests on a smooth surface, smooth table. मतलब यहाँ पे μ0. If the maximum force that can be applied on A so that both the blocks move together, यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फ्रिक्शन तो रहा होगा, तभी ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकता है, वरना दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं कर सकता है। इसकी वैल्यू क्या बोली गई, कितनी वैल्यू है? 12। The maximum force that can be applied on A so that the blocks move together is 12 Newton. The maximum force that can be applied on block B for the blocks to move together will be, अब इस पे अप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए फोर्स, वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में है मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स से क्या आएगा अपने को, म्यू आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड जो एफएस मैक्स होगा ना, उससे रिलेट करना पड़ेगा अपने को। देखो यहाँ से एक्सेलरेशन ये अज्यूम कर लो, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, 9 kg हो जाएगा, और यहाँ पे F इक्वल्स टू 12 न्यूटन, एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F/m, ये 12/9 तो 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ब्लॉक पे देख लीजिए, ये ब्लॉक ए है,
यहाँ पे फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू 12 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे A की वैल्यू 4/3 है, और ये आपका फ्रिक्शन इस साइड FR। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 माइनस FR इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, MA, करेक्ट, ये 4 kg। तो 12 माइनस FR इक्वल्स टू, मास की वैल्यू कितनी है 4, ये हो जाएगा 4/3, देयरफॉर FR 5 और 4 n, हाँ FR की वैल्यू 12 माइनस 16/3, तो 3 आ जाएगा, 48 माइनस 16, तो 32 हो जाएगा, 32/3। और FR को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन, मैक्सिमम फोर्स है ये F, इसीलिए ये FR जो है किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू एन के इक्वल हो जाएगा। FR 36 इक्वल्स, हेलो, ये समझा क्या, जैसे अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू F माइनस FR इक्वल्स टू M है ना, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, MA प्लस FR। तो फॉर F मैक्स, ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ FR इज FS मैक्स, क्लियर। तो यहाँ से FR की वैल्यू को आप पुट कर दो, FR इक्वल्स टू FS मैक्स, FR इज 32/3, FS मैक्स इज म्यू इंटू एन, तो 32/3 म्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 न्यूटन, 4 kg है, तो यहाँ से 40 न्यूटन आ रहा है, ये एन आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई आपको 32/3 इंटू 40। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या फाइंड किया, म्यू 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, 4 से 10 टाइम्स, 8 से 4 टाइम्स में कर दो, और 8 से 5 टाइम्स, तो ये जाएगा 4/15। तो म्यू की वैल्यू इससे फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, म्यू की वैल्यू फाइंड, कॉपी कर लो इससे क्या किया पहले, क्या बोल रहे हो, सर ये बाउंड्री कंडीशन है ना, तो इसलिए एफएस मैक्स होगा FR। यस यस, मैक्सिमम बोला है मतलब। तो यहाँ से मुझे म्यू आ गया, म्यू आ गया तो आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे है इस पे कितना फोर्स लगाएंगे वो फाइंड करना है, तो वो भी आ जाएगा, कॉपी कर लो इतना पहले, उसमें भी बाउंड्री कंडीशन लगाना पड़ेगा। Sir, I यस, did not understand the last वाला part. देखो क्वेश्चन में क्या है, ये समझा क्या, एफ, अगर मैं यहाँ पे फोर्स की का इक्वेशन लिखूं तो यहाँ से क्या लिखूंगा, F माइनस FR इक्वल्स टू M, तो मैंने ऐसा लिख दिया F माइनस FR इक्वल्स टू M। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए FR की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम ना, Yes. तो FR की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फॉर नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उस केस में FR की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, FS मैक्स। Yes. तो FR यहाँ से फाइंड कर लिया, FR की वैल्यू को इक्वेट कर दिया FS मैक्स से, FS मैक्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, पुट कर दिया। Okay, sir. तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सेकेंड केस में
ये बी है, ये ए है, यहाँ पे फोर्स लगा है। अब दोनों तो एक ही साथ जाएगा ना, मतलब एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा ए का पहले एफ बी डी बना लेता हूँ। जैसे ये इसको पुल करेगा, ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड, ये इस पे फ्रिक्शन इस साइड, इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, और एफ की वैल्यू एफ एस मार्क्स के इक्वली होगी, म्यू इंटू एन। फिर से उतना ही आ जाएगा 4/15। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 32/3 पहले भी आ रहा था। एक्सेलरेशन इस साइड, तो यहाँ से या डायरेक्ट आप उससे भी सॉल्व कर सकते थे। ये हो जाएगा 4a 32/3 इक्वल्स टू 4। ये सब फाइंड किया हुआ है, a की वैल्यू पहले से पता है 8/3। अब ये 8/3 हो गया, ये क्या हो गया 8/3, ये पहले से ही पता, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो उसको। अब यहाँ से ब्लॉक भी है, ये फोर्स एफ, और यहाँ पे एफ एस मार्क्स, इसकी वैल्यू 32/2, 30/3, 32/3, एक्सेलरेशन 8/3, एफ की वैल्यू 5 kg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ माइनस एफ एस मार्क्स इक्वल्स टू 5 है। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 है। एफ एस मार्क्स क्या है 32/3, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 8/3, 3, 32 प्लस 40, 72/3, 24 न्यूटन। देखो कहीं पे मिस्टेक किया गया, आंसर 24 तो नहीं दिख रहा है, 20 और आ रहा है आंसर, कहीं पे मिस्टेक किया क्या मैंने? आंसर 15 न्यूटन दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार यार, कैलकुलेशन तो सही किया ना यार, एक बार चेक करो कहीं पे मिस्टेक हो गया शायद। आंसर तो यही दिख रहा है मुझे। ठीक है कॉपी कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेते हैं इसको। मुझे तो आंसर यही दिख रहा है, बट उसने 15 दिया हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है Sir, एक बार देख, शायद कहीं पे कैलकुलेशन, हाँ बोलो। sir, can I ask you 2-3 things now? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, Sir, अभी नहीं हो कब पूछूं? नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिए, डाउट लेक्चर में डाउट को डाउट पूछिए। पेंडिंग पड़ा हुआ है इसमें। नहीं तो डाउट क्या पेंडिंग है यार, मुझे तो लग रहा है कि मैंने एक एक चीज डिस्कस कर दिया और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन था एक्सरसाइज में, 36 में से नहीं, मैंने नहीं। सॉल्व किया 28। Sir, no, some like from the chapter, some general doubts are there and some what I wanted to ask you from here. नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना फिर।